चलिए आज परसेंटेज का हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। आपको दो पीडीएफ मिल गया होगा, पहला और दूसरा पीडीएफ, ठीक है। तो दोनों पीडीएफ मिला करके आपको लगभग 150 प्लस ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो सेम टाइप का क्वेश्चन होगा आप उसको खुद से बनाने का कोशिश करना, ठीक है। चलिए तो हम लोग आते हैं पहले पीडीएफ में। आप देखिए कि पहला नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ था, दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या क्या। यहाँ आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट बना सकते हैं ऑप्शन का सहारा लेकर के, और एक बिना ऑप्शन का सहारा लेकर के भी बना सकते हैं। जैसे आप अगर देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है 12 है, और 12 का जो 25% होगा, ये पहला नंबर का क्वेश्चन है। 12 का 25% क्या होगा? 3। 12 का 25% 1/4 क्या हो जाएगा? 3। अच्छा एक बात और, परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन जो मैंने पिछले क्लास में बताया है उसको एकदम आप दिमाग में रखो, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा चीज़, ठीक है। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 200% अधिक होने का क्या मतलब है? 200% अधिक होने का मतलब है कि 100% तो खुद था, 200% अधिक हो गया। तो भैया 200% अगर अधिक हो जाएगा तो 300% हो गया, यानी खुद 12 अपना 3 गुना हो जाएगा। तो 12 गुना 3 बराबर 12 गुना 3, यही हमारा आंसर आ गया। बोलो आया क्या? दूसरा तरीका यहाँ पर देखो, कुछ भी आप मान सकते हो। 25% जैसे बोला, तो जैसे आप ए ले लो, ठीक है, कोई संख्या ए ले लेते हैं, और ए का 25% यानी ए का 25% का मतलब क्या हो जाएगा? a/4, और वह अपना 200% अधिक हो जाता है। 200% अधिक होने का क्या मतलब है? ए का 300% हो जाना, ए अपने आप का 300% हो जाना। ए अपने आप का 300% होने का मतलब है 100% एक को रिप्रेजेंट करता है, तो 300% 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या a गुना a बट्टे 4 बराबर a गुना 3 है, तो a से a आपका कट जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा? ये 4 उस तरफ जाएगा, तो 4 तिया 12, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो कुछ कुछ हम लोग इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग ले लेते हैं जिससे कि आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, और जब एक बार बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप अच्छा क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर का आप क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% के दर से ह्रास होता है। ह्रास होने का मतलब है कमी होना। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपया है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था? ठीक है, ध्यान से समझना। 10% का ह्रास होने का क्या मतलब है बताओ? तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? आप बोलोगे 1/10 होता है। ह्रास होने का मतलब क्या है? हमने पिछले क्लास में परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन में बताया, अगर कमी हो जाए तो 10 में से आपको क्या करना है? 1 को माइनस करना है। अगर पहले 10 था तो 10 से 1 कम होकर के क्या हो गया होगा? 9। और ये लगातार हो रहा है 3 वर्ष, तो जब भी लगातार होगा तो फिर से आप क्या करोगे? 10 से इसको 9 कर दोगे, और 3 वर्ष तक ऐसा हुआ तो 10 से फिर से क्या कर दोगे? 9 कर दोगे, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी समझो कि अगर कोई संख्या a है, ठीक है, और 10% उसका घटता जा रहा है, तो अगर ये 10% घटा तो 9/10 हो गया। बोलो हो गया क्या? इसी तरह से नेक्स्ट इस पर से ही 10% घटेगा, तो नेक्स्ट इस पर से 10% घटेगा तो 9/10 फिर से हो जाएगा, और नेक्स्ट फिर से 9/10 घटेगा। 3 वर्ष तक ऐसा हुआ। अब बचा क्या रह गया हमारा? 729। बोलो बचा रह गया क्या? तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। पहले हम लोग एक बार फिर से आते हैं रेशियो पे। तो 10 से 9 हो गया, फिर 10 से 9 हो गया, फिर 10 से 9 हो गया। तो अगर आप गौर से देखोगे तो 10 गुना 10 गुना 10, ये आपका क्या हो जा रहा है? 1000, और ये आपका हो जा रहा है 729। तो चूंकि ये पहले वाला मूल्य है और ये बाद वाला मूल्य है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है अभी 729 है, तो 729 बराबर हमारा 729 के, तो बताओ कि 1000 बराबर क्या हो जाएगा? हमारे 1000 के। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वह वस्तु जो है वो 1000 रुपये का होगा। उस वस्तु का जो मूल्य होगा वो पूर्व में क्या होगा? 1000 रुपया होगा। आप अगर इस क्वेश्चन को भी यहाँ से भी सॉल्व करते हो, a का 9/10 हो गया, फिर से 9/10 हो गया, फिर से 9/10 हो गया, तो 729। तो 9 गुना 9 गुना 9, 729 से 729 कट गया। बोलो कट गया क्या? तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 10 गुना 10 गुना 10 यानी 1000। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि रेशियो से भी और फ्रैक्शन से भी दोनों ही तरह से आपको समझ में आ गया होगा। एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसको समझने का कोशिश करना, ठीक है। अगर a से 9/10 होता है b, बताओ, ठीक है।
तो अगर इस 9/10 को बराबर के उस तरफ लेके जाओगे तो क्या a बराबर b गुना 10/9 बोल सकते हैं क्या? बोलो, बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना कि शुरू से अंत के तरफ अगर जाना होगा तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, और अंत से शुरू के तरफ जाना होगा तो रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना। ठीक है, जैसे मैं यहां पर आपको बताता हूं, इसको समझना ध्यान से। ये तो 2 तरीका आपका हो गया, तीसरा भी तरीका आप समझने का कोशिश करो। ठीक है, आपको एक बात तो पता चल गया कि 10% का ह्रास हो रहा है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? 9/10। बोला वर्तमान में 729 है, तो पूर्व में जाना है, ये वर्तमान है यानी इसका लास्ट है, तो लास्ट से जब शुरू में जाएंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू का क्या करेंगे? रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसा 3 वर्ष तक हुआ तो हम लोग डायरेक्ट 729 रखेंगे, 10/9, 10/9 और 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देख लो, 9 गुना 9 गुना 9, 729 खत्म हो गया, हमारा शुरू वाला मूल्य पता चल गया, आंसर हो गया हमारा 1000। क्लियर हो पा रहा है क्या? तो ये तीनों ही बेसिक ही तरीका है, बट इसका यूज बहुत अच्छा है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू से आप लिख लो कि इनिशियल वैल्यू से अगर फाइनल वैल्यू पता करना हो, अगर फाइनल वैल्यू पता करना हो तो आपको कैसा मल्टीप्लाई करना है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। किसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है भाई? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा। और फाइनल वैल्यू से, अगर फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू पता करना है, इनिशियल वैल्यू पता करना है तो आपको करना क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू का रिवर्स मल्टीप्लाई करना है। कैसा मल्टीप्लाई करना है? बोलो, बोलोगे रिवर्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। और इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू आपके दिमाग में होना ही चाहिए। कैसे? आपको खुद भी सोचो, जैसे हम लोग अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे तो कॉस्ट प्राइस पहले होगा कि सेलिंग प्राइस पहले होगा? आप खुद सोचो कि पहले खरीदते हैं कि पहले बेच ही देते हैं? पहले खरीदेंगे फिर तो उसको बेचेंगे ना, चाहे प्रॉफिट में बेचे चाहे लॉस में बेचे। ठीक, तो इनिशियल प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि फाइनल प्राइस हमारे सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से चीज़ों को समझते जाना है। आप अपना भी कॉमन सेंस यूज करेंगे कि इनिशियल प्राइस कौन सा हो सकता है और फाइनल प्राइस कौन सा हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर हमारा ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो फिर हम लोग उस पर थोड़ा और भी जोर दे करके सीखेंगे। आते हैं और तीसरे नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर का आप क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई, तो प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, तो इसको समझने का कोशिश करना। देखो है क्या, जब भी आप जाते कुछ खरीदने के लिए, जब भी आप जाते कुछ खरीदने के लिए तो टोटल कॉस्ट देखते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा भाई हमको। तो बोलोगे कि टोटल कॉस्ट बराबर हमारा होता है रेट इनटू वेट। बोलो होता है क्या? टोटल कॉस्ट बराबर हमारा क्या हो जाएगा? रेट इनटू वेट। एलिगेशन में भी हमने आपको बताया था कि ए बराबर बी इंटू सी, अगर इस तरह का कंडीशन आए तो याद रखना हमेशा, अगर रेट बढ़ेगा, टोटल कॉस्ट अगर कांस्टेंट हो, टोटल कॉस्ट अगर कांस्टेंट हो, अगर रेट बढ़ता है जिस रेशियो में, उसी रेशियो में वेट घट जाता है। अगर वेट बढ़ता है तो उसी रेशियो में रेट क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, तो कभी भी टोटल कॉस्ट अगर कांस्टेंट होगा तो हम लोग बोल सकते हैं रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेट, और वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? रेट। बोलो होगा क्या? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 200 रुपया में हमने 20 रुपया के दर से, 20 रुपया प्रति केजी के दर से 10 केजी चीनी खरीदा। 200 रुपया में 20 रुपया प्रति केजी के दर से 10 केजी चीनी खरीदा। अगर रेट इसका आधा हो गया और 200 रुपया ही हमारा खर्च होना है, 200 रुपया ही हमारा खर्च होना है अगर टोटल कॉस्ट कांस्टेंट है और रेट आधा हो गया, आधा होने का मतलब 10 रुपया प्रति केजी हो गया। तो आप ये बताओ कि 10 रुपया प्रति केजी के दर से 200 रुपया खर्च करना है तो कितना केजी खरीदना पड़ेगा? बोलोगे 20 केजी खरीदना पड़ेगा, है ना। आप यहां पर देखो रेट आधा हुआ तो वेट हमारा क्या हो गया? डबल हो गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि रेट अगर 1/2 हुआ तो वेट हमारा क्या हो गया? 2 गुना हो गया। 1/2 का उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि टोटल कॉस्ट अगर कांस्टेंट होगा तो रेट इनटू वेट, यानी रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेट होगा और वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? बोलो रेट। ठीक है,
तो इसको ध्यान में रखना। अब जैसा कि क्वेश्चन में जो हमारा दिया हुआ, बोला क्या कि 50% चीनी का दाम बढ़ गया, 50% चीनी का दाम बढ़ गया, ठीक है, और व्यय में सेम रखना, अपरिवर्तित रखना, टोटल कॉस्ट कांस्टेंट रखना है। तो रेट जैसे हम लोग लिखते हैं 50%, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 50% वृद्धि हो जाए चाहे 50% कमी हो जाए। तो बोला क्या, चीनी का रेट 50% बढ़ गया, तो 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको दिमाग में रहना चाहिए 1/2। जैसे ही बढ़ेगा तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 3/2। बोलो होगा क्या? तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि रेट 2 से 3 हो गया, रेट 2 से 3 हो गया। तो वेट क्या हो जाएगा, अगर टोटल कॉस्ट कांस्टेंट है तो 2:3 है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब है ये 1/2 होगा और ये 1/3 होगा। तो 1/2 और 1/3 का अगर रेशियो निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। बोलो होगा क्या? या आप इसको 3 को इस तरफ ले आओ और 2 को उस तरफ भेज दो। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि क्या करना है, 3 से 2। 3 से 2 होने का मतलब एक कमी हो गया। एक कमी कितना में हो गया, 3 में हो गया। और 1/3 का अगर परसेंटेज वैल्यू पता है तो ये हो जाएगा आपका आंसर 33.1/3% का कमी करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? ये आपको आना ही चाहिए। यहां पर टोटल कॉस्ट अगर कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको लगेगा कि नहीं सर हम इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप यहां पर देखो, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है रेट क्या हो जा रहा है, 2 से 3 हो जा रहा है। टोटल कॉस्ट हमारा क्या हो जा रहा है, अपरिवर्तित है। एक था तो एक ही रह गया। बोलो रह गया क्या? हमें पता करना है वेट के बारे में। तो जब टोटल कॉस्ट बराबर होता है रेट इंटू वेट, ठीक है, तो वेट बराबर क्या हो जाएगा बताओ, रेट को बराबर किस तरफ भेजोगे तो टोटल कॉस्ट बटे रेट हो जाएगा। बोलो होगा क्या? तो यहां पर वेट बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट बटे रेट, यानी 1/2 और ये हो जाएगा 1/3। तो गौर से अगर आप देखोगे तो रेशियो इसका क्या हो गया, 3:2 हो गया। कितना कमी हो गया, तो बोलोगे एक कमी हो गया। कितना में, 3 में। आंसर हमारा क्या हो गया, 33.1/3%। क्लियर हो पा रहा है क्या? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अब इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि चौथे नंबर का क्या दिया हुआ। पहले पढ़ने का कोशिश करो क्वेश्चन को। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च किया। यहां पर आप थोड़ा सा लगा देना हिंदी में, शेष राशि का 5% परिवहन पर, शेष राशि का 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपया दान कर दिया। तो तदनुसार उसके पास यदि 1400 रुपये की राशि बची है तो उसके द्वारा परिवहन पर खर्च कितना किया गया था। ठीक है, समझना, शेष राशि बोला तो उसको समझने का कोशिश करना। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है तो वो अपने आप में कितना परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा, 100% को। 20% एक वस्तु को खरीदने में लगाया तो शेष राशि इसके पास कितना बच गया, 80%। ठीक है, 80% का 5%, तो 80% का 5%, तो 80% का 5% होता है 4%। बोलो होता है क्या? तो आप यहां पर क्या देख रहे हो कि 80% का अगर 5% निकालोगे, 80 का 10% 8 हो गया। बोलो हुआ क्या? और 8 का आधा कर दोगे तो वो 5% हो जाएगा, 4। या आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 4% आएगा। तो 20% टोटल में से खत्म हुआ, फिर 4% खत्म हुआ। परिवहन पे आपको पता चल गया कि टोटल का ये 4% खर्च कर रहा है। टोटल का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 4%। शेष राशि का 5% परिवहन पे खर्च कर रहा है, लेकिन टोटल का कितना परसेंट, 4%। ठीक, तो 24% इसके पास खत्म हो चुका है, तो बचा इसके पास 76%। बोलो बचा क्या, 20% प्लस 4% खत्म हो चुका, बचा 76%। और इसमें से भी ये दान दे देता है 120 रुपया। इसमें से भी ये दान कितना दे देता है, 120 रुपया। तो 76% में से अगर 120 रुपया माइनस कर दोगे, अब उसके पास बोल रहा है क्या, 1400 रुपया बचा। तो हम लोग बोल सकते हैं 76% माइनस 120 बराबर 1400 के, तो 76% बराबर ये क्या हो जाएगा, 1520 के। बोलो होगा क्या? आप सबको पता है कि 1% बराबर क्या हो जाएगा, 76 का डबल होता है ये। बोलो होता है क्या? तो 1% बराबर 20 के, और टोटल का खर्च परिवहन पे ये कितना कर रहा है, तो बोलोगे 4% परिवहन पे खर्च कर रहा है। तो 1% बराबर 20, तो 4% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 80 रुपया के। तो आपको पता चल गया कि ये परिवहन पे कितना खर्च कर रहा है, 80 रुपया खर्च कर रहा है। आया समझ में? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आप देखो यहां पर ध्यान से। कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 42% गणित में और दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण रहे।
तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थी का प्रतिशत ज्ञात करें। समझना ध्यान से, हम लोग फेल का एक फिगर बनाते हैं जब भी दोनों में आ जाए, जब भी तीनों में आ जाए, ठीक है, जब भी दोनों में आ जाए, तीनों में आ जाए, तो आपको हमेशा क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना। देखो कितना आसान है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप दो सर्किल ऐसा खींच लो, ठीक है, ये सारा फेल वाला है। अब इसमें से क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, 52% इंग्लिश में, तो इंग्लिश में टोटल कितना परसेंट है, 52%। ये इंग्लिश वाले को फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो कर रहा है क्या। फिर कहा जा रहा है क्या, 42% मैथ में, तो मैथ में 42%, ये वाला सर्किल मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है ये दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो कर रहा है क्या। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, 17% दोनों में अनुत्तीर्ण रहा। तो जब 17% दोनों में अनुत्तीर्ण रहा, 17% दोनों में अनुत्तीर्ण रहा, आप खुद सोचो कि अगर ये सारा सर्किल 22% का, 52% का है, तो उसमें से 17% यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है। तो सिर्फ इंग्लिश वाला, सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाला सिर्फ इतना दूर होगा, बोलो होगा क्या। और सिर्फ मैथ में फेल वाला इतना दूर होगा, और दोनों में फेल होने वाला ये देखो बीच वाला फिगर रिप्रेजेंट करेगा। तो 52 में से 17 को आप माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा, 52 में से 17 को माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 35%, बोलो आएगा क्या। और इसी तरह से 42 में से 17 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 25%। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सिर्फ मैथ में फेल करने वाला, तो बोलोगे 25%, सिर्फ इंग्लिश में फेल करने वाला 35%, और दोनों में फेल करने वाला 17%। तो आप यहाँ से देख लो कि टोटल हमेशा 100% होगा, और सिर्फ फेल करने वाला का यहाँ पर हमने गिन लिया, तो ये देखो ये दोनों मिलके 52 हो जाएगा। 52 में आप 25 को ऐड कर दो, तो 52 में 25 को ऐड करोगे तो 77% हो जाएगा। और टोटल अगर स्टूडेंट 100% है और उसमें से 77% फेल कर गया, तो यहाँ पर सिर्फ पास करने वाला स्टूडेंट पता चल जाएगा, और पास करने वाला स्टूडेंट 100 में से 77 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 30%। खत्म। क्लियर हो पा रहा है क्या। आप फार्मूला भी देखे होंगे कि पास प्लस पास या फेल प्लस फेल, आप दोनों में से फेल घटा दो, तो फेल 52%, 45%, 42%, और दोनों में जो फेल है वो है 17%। अब इसको घटा दो तो ये सिर्फ दोनों में पास वाला निकल जाएगा। तो आप इस फार्मूला का भी अगर इस्तेमाल जानते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। इस दोनों को ऐड कर दो, 17 माइनस कर दो, देख लो यहाँ पर 23% आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो पा रहा है क्या। चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छठे नंबर का आप क्वेश्चन देखो कि क्या दिया हुआ। छठे नंबर का क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मिले और एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखो है क्या कि पहला पीडीएफ में थोड़ा सा आपको अपेक्षाकृत थोड़ा आसान क्वेश्चन मिलेगा, और फिर दूसरे पीडीएफ में आप जाओगे तो आसान क्वेश्चन को भी आपको ये नहीं करना है कि छोड़ देना है। आसान क्वेश्चन को आप समझिए ध्यान से, पहले जब आपका बेस मजबूत होगा तो फिर जाकर के आपका बिल्डिंग बढ़िया बनेगा, है ना। तो आपको करना क्या है, पहले पीडीएफ को कंप्लीट कर लेना और फिर दूसरे पीडीएफ पे। तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन आपका एक एक टाइप का आता जा रहा है, ठीक। यहाँ पर समझना 40% मिला, जो लूजर था उसको 40% मिला, और जो विनर है अगर दो ही, यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि कुछ लोग वोट नहीं दिया, यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे कि सभी लोग 100% वोटिंग हुआ, तो सीधा सा मतलब है कि लूज़र अगर 40% है तो विनर कितना परसेंट मिला होगा, 60%, और 60% से 40% कम कितना होता है, बोलो 20%। और क्वेश्चन में मत बोल रहा है 298 है ना, तो 298 मतों से हराया गया। तो विनर जो लूज़र को 298 मतों से हराया, परसेंटेज में हम लोग क्या देख रहे हैं, 20% से हराया, है ना। तो 20% रिप्रेजेंट करेगा 298 को, और क्वेश्चन में पूछा गया डाले गए कुल मतों की संख्या, तो भैया डाला गया मत कितना अभी है, हम लोग 100% मान के चलेंगे, तो 20% का ये 5 गुना है, तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, ये अगर 5 गुना है तो 298 को भी हम लोग क्या कर देंगे, 5 गुना कर देंगे। ये 300 से 2 कम है, बोलो है क्या, 300 से 2 कम है, और ये गुना 5 है, तो 300 को 5 से मल्टीप्लाई करो 1500, और -2 को 5 से मल्टीप्लाई करो -10, तो 1500 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1490 आंसर, ठीक है। या आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1490। क्लियर हो पा रहा है क्या। इससे थोड़ा थोड़ा भारी भारी क्वेश्चन भी आपको उम्मीदवारों में देखने को मिलेगा, इसके लिए अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी हम लोग का शुरुआत है, अच्छा क्वेश्चन और भी हमारा आगे आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर का आप देखो कि क्वेश्चन दिया हुआ क्या। 7वें नंबर का एक संख्या में
22.1/2% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? 22.1/2%। यहाँ पर समझना, आपको पता है कि 22.1/2% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है। आपको पता होना चाहिए 45% का ये आधा है। 45% का क्या है ये बोलो? आधा है। तो 45% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 9/20। कैसे होता है ये सब भी आपको मालूम होना चाहिए, खुद सोचो। 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 1/20। बोलो होगा क्या? तो 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू अगर 1/20 है तो 45% इसका क्या 9 गुना है क्या? 45% 9 गुना है तो 1/20 का भी 9 गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 9/20। 22.5% 45 का आधा होता है, तो 9/20 का अगर आधा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 9/40। बोलो होगा क्या? अब हम लोग मान के क्या चलते, अगर वह संख्या 40 था, वह संख्या 40 था, वह संख्या अगर 40 था तो 22.5% 40 का क्या हो जाएगा? 9। बोलो होगा क्या? 40 का 9/40 निकालोगे तो 9 ही होगा ना। 22.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 9/40, तो 40 + 9 मिलके ये संख्या हमें क्या मिल रहा है? 49। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये 98 हो जा रहा है, तो जो संख्या अब हो जा रहा है वो 98 के बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं 49 यूनिट बराबर 98 के, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 49 दूनी होता है 98, सबको पता है। तो 1 बराबर 2 के, तो संख्या हमारा मूल संख्या क्या था? 40। तो हम लोग बोल सकते हैं 40 बराबर क्या हो जाएगा? 40 दूनी 80 के, यानी मूल संख्या हमारा क्या आ चुका है? 80। क्लियर हुआ क्या? चलिए बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वें नंबर का आप क्वेश्चन देखिए कि क्या दिया हुआ। 8वें नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या? ए को बी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले। ए को बी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले, ठीक है। फिर कहा जा रहा है बी को सी की अपेक्षा 10% अंक कम मिले, ठीक है। फिर कहा जा रहा है क्या? सी को डी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यदि डी को 320 नंबर मिल रहा है 500 में से, तो ए को कितना नंबर मिलेगा? यही क्वेश्चन पूछा, ठीक है। समझना ध्यान से, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ आपको सॉल्व करना है। तो डी से 25% ज़्यादा है, अगर 320 है तो 320 का 25% कितना होगा बोलो? 1/4 होगा क्या? तो 320 का 25% अगर 1/4 देखोगे तो 80 होता है, यानी हम लोग सीधा लिख सकते हैं 80 अगर बढ़ा करके इसको मिलेगा तो इसको 400 अंक मिलेगा। 400 में से 10% कम मिला तो 10% 40 होता है 400 का, कम अगर मिलेगा तो ये 360 हो जाएगा। और 360 का 25% फिर ज़्यादा, तो 360 का 25% होता है 90। क्या होता है? 90। जैसे ही ऐड करोगे तो ये 450 आ जाएगा। आंसर हो गया। बोला आया क्या? तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पर देखो 320, तो इससे 25% ज़्यादा, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 5/4 से। 25% ज़्यादा का मतलब क्या होगा? 5/4, तो सी को मिल गया 5/4। 10% कम का मतलब 9/10, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता है तो कम का मतलब, ठीक। फिर बोला 25% ज़्यादा, तो 25% फिर ज़्यादा, तो फिर से क्या करेंगे? 5/4 कर देंगे। अब देखो कितना आसान हो गया ये, 0 से 0 आपका कट जाएगा। 4 चौका 16, 16 दूनी 32, तो 5 दूनी 10 हो गया, 9 पचे 45 हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 450। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 9वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 9वें नंबर का कि एक परीक्षा में 40, 50 और 60 विद्यार्थियों का एक 3 समूह है, ठीक है। उसका उत्तीर्ण प्रतिशत 100%, 90% और 80% था। तो उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पर देखो पहले ग्रुप में था 40, दूसरे ग्रुप में था 50, तीसरे ग्रुप में क्या था? 60, ठीक है। चूंकि उत्तीर्णता का ही यानी पास परसेंटेज ही निकालना है, तो 40 का कहा जा रहा है क्या? 100% उत्तीर्ण हुआ। ये था ग्रुप में संख्या, जो पास कर रहा है उसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं। तो 40 का 100% बताओ क्या होगा? 40 ही होगा क्या, ठीक है। फिर कहा जा रहा है 90% इसमें से पास किया। अगर 90% पास किया तो 90% 50 का क्या हो जाएगा? 45। अरे 10% 5 है तो 90% 9 गुना कर दो ना, 45 हो जाएगा। और इसी तरह से 60 का अगर 80% आपको निकालना है तो ये आपका हो जाएगा 48। अगर आपको यहाँ पर गौर से देखोगे तो सभी को ऐड कर दो, 40, 45 प्लस 48, तो 40 दिया 120 और 13 को ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 133। तो टोटल पास कितना किया? 133। अगर पास का परसेंटेज निकालना है तो जिसका भी परसेंटेज निकाला जाए हमेशा उसको ऊपर रखो।
जिसका परसेंटेज निकालना जाए हमेशा उसको ऊपर रखो, जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जाए, जिसको आधार मान के निकाला जाए उसको हमेशा नीचे रखो। तो ये देखो 40 + 60 + 50 150 हो गया और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 5 × 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 से अगर इसको काटना चाहोगे तो 3 से काट दो, 3 3 6 1 7, 3 से तो कटेगा नहीं। 133 दूनी 266, 266 बटे क्या लिखोगे 3%। अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, बच गया 2/3। तो आंसर हमारा क्या हो गया 88.2/3%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9वें नंबर के बाद आ जाओ अभी 10वें नंबर पे। ठीक है, ध्यान से समझना। 10वें नंबर पे देखो ध्यान से, क्वेश्चन को समझने से पहले आप याद रखो एक चीज, कभी भी एरिया आ जाए, कभी भी एरिया आ जाए तो भुजा का स्क्वायर कर देना। कभी भी वॉल्यूम आ जाए यानी आयतन आ जाए तो हमेशा भुजा का क्यूब कर देना। बाकी कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, बाकी आपको ये जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज में अगर क्वेश्चन है आपको जानने का कोई ज़रूरत नहीं है कि उसका एरिया क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आयतन क्या होता है वो अगर नहीं भी आप जान रहे हो तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सीधा क्या करना है आपको, अगर एरिया पूछा तो साइड का स्क्वायर कर दोगे, अगर वॉल्यूम पूछा तो क्यूब कर दोगे। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा, तो हम लोग बोल सकते हैं उसका जो लेंथ है या साइड है 50% बढ़ा, तो 2 से आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोलो होगा क्या। अरे 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, बोलो 1/2। तो अगर 2 था पहले तो 2 से 1 बढ़ के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, क्षेत्रफल बोला, अब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, आपको पता है, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। 6 गुना भुजा स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं करना है। जब भी एरिया पूछे, जब भी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हमेशा साइड का स्क्वायर लिखो। तो 2 से 4 हो गया और 3 से 9 हो गया। अगर वॉल्यूम पूछे तो 2 का क्यूब कर देना 8 और 3 का क्यूब कर देना 27। याद रखना इसको। सिर्फ एरिया पूछेगा तो स्क्वायर करना है, वॉल्यूम पूछेगा तो क्यूब करना है। अब बोला एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप देखो कि कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, कितना में बढ़ गया 4 में, तो हम लोग आंसर लिखेंगे 125% बढ़ गया। ये कितना परसेंट बढ़ गया 125%। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो 5/4 को हम लोग 25% बोलते हैं। अरे भाई इससे तुलना हो रहा ना, तो 4 के अपेक्षा 5 बढ़ा है, तो 4 के अपेक्षा 5 का मतलब होगा 125%। गुना करके 100 से देख लो ना। ठीक है, तो क्लियर हो पा रहा क्या। इसी तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 11 नंबर का, यहां पर भी आपको दिया हुआ आयतन के बारे में क्वेश्चन। देखो क्या बोला 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक घन प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, घन के आयतन पर कितना परसेंट का प्रभाव पड़ेगा। कुछ भी आपको नहीं करना है, सीधा साइड के बारे में क्या करा 10% बढ़ा दिया, तो 10 से ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, बोलो 1/10 होता है। तो 10 से 1 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा इसके वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमने कहा ना कि कुछ भी नहीं करना, आपको करना क्या है, इसका क्यूब कर देना है। तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000, 11 का क्यूब क्या हो जाएगा 1331। बोलो होगा क्या। अब 1000 से 1331 बढ़ा, तो जब 1000 की अपेक्षा 1331 बढ़ेगा तो 100 के अपेक्षा ये 33.1 बढ़ा ना। देखो ना 100 से अगर तुलना करोगे तो 100 के अपेक्षा ये 133.1 हो गया। 1 दशमलव पहले यहाँ रख दो, 1 दशमलव पहले यहाँ रख दो। अगर यहाँ पर दशमलव 1 डिजिट पहले रखोगे तो इधर भी 1 डिजिट पहले दशमलव रखना पड़ेगा, यानी 10 से भाग अगर इसको करोगे तो इसको भी 10 से भाग करना पड़ेगा। तो क्या पता चल गया 100 के अपेक्षा 133.1, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 33.1%। अरे भैया जब 100 में ही बढ़ा तो 100 में बढ़ने का मतलब क्या है 33.1% बढ़ा। क्लियर हुआ क्या। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। चलिए देखते हैं हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में कहा जा रहा 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 230 का 30% हो जाए। इसमें तो पेन भी उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। 320 का 10% क्या होगा आप खुद बोलो। 320 का 10% होगा 32, और 230 का 30% क्या हो जाएगा 69। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 320 में क्या जोड़ा जाए, 320 के 10% में क्या जोड़ा जाए कि 230 का 30% हो जाए। चलो मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको समझाता हूँ। 320 का 10%, अरे 320 का 10% निकालना, 1 डिजिट पहले दशमलव रख दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 32। 230 का 30%,
230 का अगर 10% निकालोगे तो 23 हो जाएगा, और 30% निकालने का मतलब 10% का तिगुना होता है, तो 23 का तिगुना क्या हो जाएगा 69। इसी चीज़ को हमने क्या किया, पहले ही लिख दिया था। अब आप बताओ कि 32 में क्या जोड़ोगे कि ये हो जाएगा, तो आंसर लिख दोगे 37, खत्म। क्लियर। चलिए आते हैं और बढ़ते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको समझने का कोशिश करो। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। 2000 में वृद्धि हुई तो 2003 में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या कितनी हुई। ठीक है, 2000 में वृद्धि हुआ, 2000 में वृद्धि हुई तो 2000 में जब वृद्धि होगा तो 2000 से 10% बढ़ेगा तो क्या लिखोगे 11/10। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/10। बढ़ेगा तो 1 जोड़ दोगे, घटेगा तो 1 घटा दोगे। तो 11/10 बढ़ा, 2000 से 2001 में आ गए। 2001 से अगर 2002 में जाएंगे, ये 2000 से 2001 में आने का मतलब 10% बढ़ा। 1 से अगर 2 में जाओगे तो इस बार घटा 9/10। बोलो हो गया क्या। और फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या 2001 से 2002 से 2003 में बढ़ा, तो क्या लिखोगे 11/10। बोलो लिखोगे क्या। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो गया 11 गुना 11 121, 121 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 12 में 108 यानी 1089, और 1089 बटे क्या हो गया आपका 1000। बोलो हो गया क्या। तो यहाँ पर देखो 1000 की अपेक्षा 89 बढ़ा, तो 100 की अपेक्षा यहाँ पर दशमलव रखो तो यहाँ भी दशमलव रखो, तो 100 की अपेक्षा ये क्या हो जाएगा आपका 8.9% बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा बोलो, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो पा रहा क्या। चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, बोला ए का 60%, बी का 30% है, बी बराबर सी का 40% है और सी बराबर ए का x% है, x का मान निकाले। बहुत आसान है, यहाँ पर देखो आप बहुत तरह से बना सकते हो, इसको समझने का कोशिश करो। ए का 60% है, ए का 60% बराबर है बी का 30%। ठीक है, और b के बारे में कहा जा रहा क्या कि c का 40% है, तो b के बारे में कहा जा रहा c का 40%, c का 40%, इधर का है 30%। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। c बराबर कहा जा रहा है a का x% है, तो c बराबर a का x%, a का x%, फिर से 40%, फिर से 30%। ठीक है, अब यहाँ भी a का 60% है, a का 60% है। बोलो है क्या, तो a से a हमारा कट गया। बोलो कट गया। ठीक है, काटना चाहोगे तो इसको और काट सकते हो, देखो 30, 30 दूनी 60। ठीक है, तो 30 दूनी हो गया आपका 60। ठीक, अब ये जो 40% है, x% बराबर इस तरफ अगर आएगा, x% बराबर अगर इस तरफ आएगा, एक सेकेंड, तो 40 दूनी क्या हो जाएगा 80, 40 नीचे चला जाएगा, या 2 गुना 100/40 लिख दो। ठीक है, तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, आपका जो आंसर आ जाएगा x बराबर जो मान होगा वो हो जाएगा 500%। ये x% बराबर 5 आया, तो x% बराबर 5 आया, तो इसका मतलब x बराबर जो हमारा मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 500। खत्म। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, दूसरा भी तरीका है, दूसरा भी तरीका से आप इसको बना सकते हो। ऐसे समझो, दूसरा तरीका क्या है, तो a का 60%, a का 3/5 बराबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या b का 30%, तो b का 30% का मतलब 3/10। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया। अगर आप रेशियो लिखोगे 5 दूनी 10 हो जाता है, तो रेशियो लिखोगे a और b का, तो a का 1 और b का 1/2, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 का हो जाएगा। बोलो होगा क्या। इसी तरह से b बराबर है, इसी तरह से b बराबर है c का 40% यानी 2/5, तो b रेशियो c आपका क्या हो जाएगा बताओ 2:5 हो जाएगा। अरे b के पास 2 जाएगा और c के पास क्या जाएगा 5 जाएगा। और फिर कहा जा रहा है क्या c बराबर a का x%, तो c बराबर है a का x%, x/100 लिख दो। ठीक है, तो c में अगर x जाएगा तो a में क्या चला जाएगा 100 चला जाएगा। बोलो चला जाएगा क्या। ठीक है, रेशियो को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, अगर ये हमारा देखो, अगर ये b 2 है तो b भी हमारा यहाँ पर क्या है 2 है। बोलो है क्या। ठीक,
तो हालांकि ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है, x बराबर निकालने का कोई ज़रूरत नहीं। ए बी का रेशियो 1:2, बी सी का रेशियो 2:5 है, तो b यहाँ भी 2 है, b यहाँ भी 2 है, तो ए बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100%। ये बैलेंस पहले से ही है ना, तो बैलेंस पहले ही सही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1:2:5। अभी c कितना गुना होगा, c कितना होगा, तो c का ये कितना परसेंट होगा भैया 5 गुना है ना, तो 5 गुना का मतलब क्या होता है 500%। खत्म। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेंगे, 16 नंबर का क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन। कहा जा रहा क्या, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% स्टाफ, 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। देखो हमारे यहाँ में विवाह का मतलब है एक ही शादी करना, है ना। तो एक शादी करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं, अब इसमें ये कोई कंडीशन नहीं दिया कि एक आदमी 4 औरत से शादी किया है, तो हम क्या समझ के चलेंगे, एक आदमी एक औरत से ही शादी किया है ना। देखो ध्यान से, तो स्टाफ का 40% यानी वीमेन हम लोग बोल सकते हैं 40% फीमेल है, और मेन कितना परसेंट होगा, सीधा सा मतलब है कि 60% होगा। बोलो होगा क्या। कहा जा रहा है क्या कि 70% महिला स्टाफ, तो अगर इसका 70% निकालोगे, अगर इसका 70% निकालोगे तो 70% अगर जैसे निकालोगे तो 70 7 चौका 28 हो जाता है, 28%। ठीक है। और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, 50% पुरुष विवाहित है, तो 28% वीमेन विवाहित है, 30% मेन विवाहित है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। भैया कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दो, गौर से देखोगे तो ये 58% हो गया, है ना। तो 58% जब विवाहित है, टोटल है 100%, तो इसका मतलब है कि 42% ये क्या है, अविवाहित है, जिसका शादी अभी तक नहीं हुआ। खत्म। क्लियर हो पा रहा क्या। चलिए बढ़ेंगे और कल के सेशन में हम लोग इससे आगे देखने का कोशिश करेंगे। आप खुद से भी इसको एक बार बनाने का कोशिश करो। ठीक, चलिए ओके बाय।